नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। 12 साल तक के बच्चों से दुष्कर्म पर हो सकती है मौत की सजा। कैबिनेट की बैठक में आज अध्यादेश लाने पर हो सकता है विचार। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा था पॉस्को कानून में संशोधन को तैयार सरकार। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की जरूरत। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा केंद्र और राज्य सरकारें कर रही हैं विचार। विश्व स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते आम लोगों को राहत देने की सरकार की कोशिश। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस को बताया राजनीतिक हथकंडा। कहा जजों को डराने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस समेत 7 विपक्षी पार्टियों ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपा था नोटिस। राष्ट्रमंडल घोषणा पत्र में साइबर सुरक्षा को लेकर कार्रवाई करने पर बनी सहमति। 2020 तक साइबर सुरक्षा ढांचे और प्रतिक्रिया तंत्र की मजबूती पर मिलकर करेंगे काम। बर्लिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा। अब और मिसाइल परीक्षण नहीं करेगा उत्तर कोरिया। शासक किम जोंग उन का ऐलान। तत्काल प्रभाव से परमाणु परीक्षण साइट बंद करने की कही बात। अमेरिका ने कहा दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर। बारह साल तक के बच्चों से दुष्कर्म के मामले में सरकार मौत की सजा का प्रावधान करने जा रही है। इसके लिए पॉस्को कानून में संशोधन पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉस्को कानून में संशोधन को मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने हाल ही में कहा था कि उनका मंत्रालय बहुत जल्द ही पॉस्को एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश करेगा। फिलहाल इस कानून में दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी, जिसमें केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पॉस्को एक्ट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे दोषियों को अधिकतम दंड के तौर पर मौत की सजा दी जा सके। एक जनहित याचिका के जवाब में केंद्र ने ये रिपोर्ट सौंपी। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद हत्या की घटना के बाद ऐसे अपराध के लिए मौत की सजा की मांग तेज हो गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चिट्ठी प्रोड्यूस की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ लिखा है कि मेरी पीआईएल में मेरी रिक्वेस्ट की लाइन में के हिसाब से उन्होंने सेंट्रल पॉक्सो एक्ट में सेंट्रली अमेंडमेंट करने का प्रावधान शुरू कर दिया है और डेथ पेनल्टी छोटे बच्चों के साथ होने वाले दुष्कर्म के मामलों में जल्दी से जल्दी दिए जाने की कोशिश की जा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने की वकालत की है। पटना में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने इस बारे में अपना विचार बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीरिया में तनाव और ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पाद पिछले 4 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर है। उन्होंने कहा कि सरकार इसे लेकर चिंतित है। जीएसटी को पिछले साल जुलाई में लागू किया गया था। फिलहाल पेट्रोलियम उत्पादों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 4 साल की सबसे ऊंची छलांग सीरिया की गड़बड़ी के कारण, ईरान में पुनः अमेरिका की जो धमकी आई है सैंक्शन लगाना, ये सब के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस तेल की भाव में उछाल आई है। जीएसटी को आखिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर जीएसटी के अंदर उसको लाना पड़ेगा। पहला साल जीएसटी का है, इसलिए राज्य थोड़ा तटस्थ है, कैसे आमदनी होगा, क्या होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार धीरे धीरे उस दिशा में मन बनाना शुरू किए हैं। हम भी चिंतित हैं उसको कैसे ग्राहकों को थोड़ा निजात दे, राहत दे।
अभूतपूर्व फैसले में कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दलों ने देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। इसके लिए कल राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को नोटिस दिया गया है। कांग्रेस ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जांच की मांग की है, तो वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरोप लगाया कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। इस बीच बीजेडी ने साफ किया है कि वो महाभियोग लाए जाने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दलों की बैठक में देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का फैसला हुआ। इसके बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात कर महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया। नोटिस में 64 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। ये सांसद कांग्रेस के अलावा एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से हैं। We have sought his removal under Article 217, read with Article 124, bracket 4 of the Constitution of India. 7 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कदाचार के 5 आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता हो रहा है। इन दलों ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ जांच की भी मांग की। Anyone occupying the office of the Chief Justice of India must be judged on the basis of the highest standards of integrity. The charges as stated suggest conduct unbecoming of a person holding the office of the Chief Justice of India. इस बीच राज्यसभा में नेता सदन और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस और उसके मित्रों ने महाभियोग को राजनीतिक हथियार बनाना शुरू कर दिया है। डराने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। कदाचार का कोई आरोप साबित नहीं हुआ है और न ही विपक्ष के पास जरूरी संख्या बल है। ये पूरा मामला न्यायिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। बीजेपी ने भी कहा कि महाभियोग के जरिए कांग्रेस न्यायपालिका को डराने की कोशिश कर रही है। न्याय प्रक्रिया की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर अपेक्षाओं को ताक पर रखकर गरिमा के खिलाफ, न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ काम कर रहे हैं और इनके इस व्यवहार से पूरे देश के हर प्रकार के लोकतांत्रिक संस्थानों को बहुत नुकसान हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) में जजों के खिलाफ महाभियोग की व्यवस्था है। इसके लिए राज्यसभा के 50 या लोकसभा के 100 सांसदों का नोटिस पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग का नोटिस दिया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति या फिर लोकसभा स्पीकर के पास नोटिस को खारिज करने का अधिकार है। अगर नोटिस स्वीकार किया जाता है तो 3 सदस्यों की समिति आरोपों की जांच करती है। अगर समिति की रिपोर्ट स्वीकार की जाती है तो दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। इसके बाद संबंधित जज को हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग के नोटिस का ये पहला मामला है। सीजेआई के खिलाफ इम्पीचमेंट का सबसे पहले प्रपोजल लेफ्ट फ्रंट ने दिया था। टीएमसी और डीएमके ने पहले तो इम्पीचमेंट का फेवर किया, लेकिन बाद में नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किया। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स कुछ हाईकोर्ट जजेस के खिलाफ इनिशिएट तो हो चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई भी जज अपने पद से नहीं हटाया गया। दिल्ली से कैमरा पर्सन कंवलजीत के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। न्यायाधीशों पर महाभियोग के बारे में कुछ नेताओं की ओर से की जा रही सार्वजनिक बयानबाजी को सुप्रीम कोर्ट ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। एक एनजीओ की जनहित याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत जब तक संसद में किसी जज को हटाने का प्रस्ताव नहीं रखा जाता, तब तक सांसद किसी जज के बारे में इस तरह सार्वजनिक चर्चा नहीं कर सकते। इस पर चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग की चर्चा को सुप्रीम कोर्ट ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। याचिका में कहा गया है कि सार्वजनिक चर्चा के चलते सवालों के घेरे में आया कोई भी जज सुचारू रूप से अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता है। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बाधित होती है। जनहित याचिका में मीडिया को महाभियोग के मसले पर रिपोर्टिंग से रोकने की मांग भी की गई है। कोर्ट ने महाभियोग को लेकर हो रही मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन की मांग पर अटॉर्नी जनरल से राय मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के अंतिम चरण में स्वदेश वापसी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई है।
मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ मुलाकात शानदार रही। इस दौरान भारत जर्मनी सहयोग के विभिन्न पहलुओं समेत दुनिया के अन्य मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट करके बताया कि जर्मन चांसलर ने द्विपक्षीय बैठक से पहले चांसलर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने आगे लिखा कि यह यात्रा रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की भारत की पारस्परिक इच्छा को दिखाती है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। 16 अप्रैल से शुरू हुई इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने स्वीडन, ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा की। बर्लिन में जर्मन चांसलर से मुलाकात से पहले ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक समेत कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के आखिरी दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विंडसर कैसल में हुए रिट्रीट के तहत दुनिया के दूसरे नेताओं के साथ शामिल हुए। सम्मेलन में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा कि यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल को और मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता और विशाल क्षमता का प्रदर्शन है। यह भी फैसला लिया गया कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स राष्ट्रमंडल समूह के अगले प्रमुख होंगे। राष्ट्रमंडल देशों ने उनके नाम पर सहमति जताई। गुरुवार को राष्ट्रमंडल सम्मेलन की शुरुआत के मौके पर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उम्मीद जताई थी कि प्रिंस चार्ल्स की अगुवाई में राष्ट्रमंडल संगठन आगे बढ़ेगा। We have agreed that the next head of the Commonwealth shall be His Royal Highness Prince Charles, the Prince of Wales. His Royal Highness has been a proud supporter of the Commonwealth for more than 4 decades and has spoken passionately about the organisation's unique diversity. And it is fitting that one day he will continue the work of his mother, Her Majesty the Queen. राष्ट्रमंडल देशों ने सर्वसम्मति से 2020 तक साइबर सुरक्षा को लेकर कार्रवाई करने पर सहमति जताई है। लंदन में चोगम सम्मेलन के समापन पर जारी घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी सदस्य देश अपने साइबर सुरक्षा ढांचे और प्रतिक्रिया तंत्र की मजबूती और मूल्यांकन के लिए मिलकर काम करेंगे। इससे पहले राष्ट्रमंडल देशों की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन सरकार ने 15 मिलियन पाउंड तक की मदद की थी। राष्ट्रमंडल नेताओं ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए भी मजबूती से समर्थन जताया है और राष्ट्रमंडल देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संपर्क के 6 सूत्रीय एजेंडे को स्वीकार किया। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अधिक मछली पकड़ने के प्रभाव से महासागरों की सुरक्षा के लिए तालमेल के साथ ठोस कदम उठाने पर भी सहमति जताई है। और लंदन से हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अखिलेश, लंदन में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक और उसके अलावा हुई द्विपक्षीय बैठकों से क्या कुछ हासिल हुआ है भारत को? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ब्रिटेन यात्रा है उसको तो मैं काफ़ी सफल मानूंगा 2 कारणों से। एक तो कारण यह है कि कॉमनवेल्थ में हमारा भी एक एजेंडा है और कॉमनवेल्थ में हमारा एजेंडा साफ है कि हम कितने देशों के साथ सीधे सीधे जुड़ सकते हैं और कॉमनवेल्थ ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें कि हम अपना पुराना नेचुरल बॉन्डिंग के आधार पर उनसे जुड़ सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें की, खास तौर पे जो उनके लिए मदद बढ़ाने का ऐलान किया, उसके अलावा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से उन जलवायु परिवर्तन को रोकने की कोशिशों को जब उनके सामने रखा तो इसका बहुत स्वागत हुआ कॉमनवेल्थ देशों में। और देखिए, कॉमनवेल्थ देश में अधिकांश देश ऐसे हैं जिनका एक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 33 देश तो कहें तो बहुत ही वल्नरेबल स्थिति में है और उसके अलावा 10 देश हैं तो कम इनकम वाले देश हैं। तो उसमें अगर हम 45 देशों के साथ भी सीधे तौर पे जुड़ पाते हैं तो एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में या अन्य मल्टीलेटरल जो फोरम है, इंटरनेशनल फोरम है, इन सारे देशों का एक एक वोट है और एक एक वोट हमारे आने वाले दिनों में जो पूरे सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म का एजेंडा है, यूएन के जो अन्य विंग है उनके रिफॉर्म का एजेंडा है, उसमें इनके वोट कायम करेंगे। और इसीलिए भारत कॉमनवेल्थ में जो सामूहिक तौर पर जो हम सेक्रेटेरिएट को मदद दे रहे हैं, उसके अलावा इन सारे देशों के साथ द्विपक्षीय तौर पे संबंध बढ़ाए जाएंगे और इसका फायदा हमको मिलेगा। बिल्कुल। और अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का जो आखिरी चरण रहा वो था जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात। बर्लिन में ये मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस मुलाकात के क्या मायने, कितनी अहम रही ये मुलाकात?
देखिए, जहाँ तक जर्मनी वाली यात्रा का मतलब है कि जर्मनी में एक खास स्थिति यूरोपियन यूनियन में बनी है। जब इंग्लैंड बाहर आ गया यूरोपियन यूनियन से, उसके बाद जर्मनी में भी अपने अंदर एक ऐसी बहाना बनी है कि भारत के साथ एक अच्छे संबंध बनाए जाएं, क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बाजार है और यहाँ पे खुली व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था खुली है और बाजार की व्यवस्था है। इसलिए जर्मनी, चूँकि यूरोपियन यूनियन का सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसलिए उनको भी भारत में काफ़ी रुचि है। और चूँकि एंजेला मर्केल ने खुद ही फ़ोन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आप आइए, हम लोग भी थोड़ी सी बातें करते हैं, तो प्रधानमंत्री ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। और उसके बाद जो बातें हुई हैं उससे पता यह चल रहा है कि काफ़ी सकारात्मक बातें हुई हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात हुई है। और जहां आप जानते हैं कि भारत और जर्मनी दोनों मिलके एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म पर भी काम कर रहे हैं। तो इस मामले में कहें कि इंग्लैंड से लौटने के बाद जब जर्मनी में प्रधानमंत्री रुके, तो यह संदेश इंग्लैंड के लिए भी था और जर्मनी के लिए भी था, दोनों के लिए था। क्योंकि जो अगर ठीक ढंग से हम अपने कार्ड प्ले किए तो आने वाला दशक हमारा भारत का हो सकता है, क्योंकि सभी देश भारत से अभी जुड़ना चाहते हैं और ऐसे में एक सुनहरा अवसर है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपनी घरेलू नीतियों को किस तरीके से फेवरेबल बना पाते हैं, ताकि हमारे यहाँ अधिक से अधिक निवेश होने की बिल्कुल, यानी 3 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी सफल रही और ये यात्रा पूरी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश सुमन इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की ओर से नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को नामांकन किया। वो चामुंडेश्वरी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वो पिछली बार भी चामुंडेश्वरी सीट से ही चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। नामांकन से पहले सिद्धरमैया मंदिर भी गए और पूजा अर्चना की। सिद्धरमैया ने कहा कि कांग्रेस किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और जेडीएस मिलकर उन्हें हराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होंगे। BJP and JDS may be colluded to try for my defeat, but it is not possible. It is not possible because they have already experimented and they have failed in 2006. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने भी नामांकन दाखिल किया। वो जेडीएस की टिकट पर रामनगर और चन्नापटना सीट से चुनाव में उतर रहे हैं। कुमार स्वामी जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कर्नाटक में 12 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची शुक्रवार को जारी कर दी। बीजेपी की तीसरी सूची में 59 उम्मीदवारों के नाम हैं। चामुंडेश्वरी सीट से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ गोपाल राव को उम्मीदवार बनाया गया है। सूची में कोलार गोल्डफील्ड सीट पर उम्मीदवार बदलते हुए एस अश्वनी को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने इससे पहले 72 और 82 उम्मीदवारों की 2 सूचियां पहले ही जारी कर चुकी है। इस तरह बीजेपी ने अभी तक कुल 213 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं जेडीएस ने भी 56 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष HD कुमार स्वामी को दूसरी सीट से भी उम्मीदवार बनाया गया है। वो चन्नापटना विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले जेडीएस ने फरवरी में 126 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और उसके आसपास के शहर और उद्योग का तेजी से विकास हो रहा है। इसके चलते यहां बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ी है। बेंगलुरु में पीक लोड 2000 मेगावाट से ज्यादा हो गया। आसपास के इलाकों में 3000 मेगावाट बिजली की जरूरत है। सतत और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा की जरूरत को देखते हुए यहां बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं।
बेंगलोर और उसके आसपास के इलाकों में बिजली की मांग इतनी बढ़ चुकी है कि अब उसे लगभग 5000 मेगावाट बिजली चाहिए। Today there is a huge gap of demand and supply, which is resulting in the extreme pressure that the city is facing, power supply and so on and so forth. इसके लिए बेंगलुरु इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की स्थापना की गई 2002 में। ये कंपनी 8 जिलों में, बेंगलोर के आसपास के 8 जिलों और 2 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाती है। You know, the state required about 5,000 million units. It's about 2 decades earlier. Today it's about 50,000 million units, and about 30% or 32% is the industrial consumption. Then another sector is the agriculture sector. मैं खड़ा हूं पावागाडा सोलर फील्ड्स पे। ये हैं वो नायाब तरीका जिससे कि अब इतने बड़े संख्या में बिजली पैदा की जा रही है। यह है टुमकुर जिले में। यहां का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2000 मेगावाट है, लेकिन मौजूदा स्थिति में यहां 650 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। बेंगलोर और उसके आसपास के इलाकों की जो जरूरत है उसको पूर्ति करने के लिए ये एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है जो कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। 2000 megawatt is the proposed installed capacity. 600 megawatt we have this, and that region has the higher solar radiation. So that means we have the electricity which is required by the industry during the daytime. You can use it without storing. पिछले साल तक सोलर पावर जनरेशन सिर्फ 250 मेगावाट हुआ करता था कर्नाटक में, लेकिन आज वो संख्या बढ़कर लगभग 880 मेगावाट हो गई है और ये भी कम पड़ रहा है। अगर यहां पर पूरा का पूरा पावर प्रोजेक्ट कैपेसिटी पर काम करने लगे तो पूरे के पूरे बेंगलोर सिटी को अकेले बिजली दे पाएगा। बेंगलोर सिटी और उसके आसपास के इलाकों में उद्योग बड़े पैमाने पे लगाए जा रहे हैं और उनको निरंतर ऊर्जा ही ऊर्जा चाहिए। अमृतांशु राय, टुमकुर, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ और अहम खबरें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए नई तारीखों का ऐलान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नामांकन की तारीख बढ़ाने वाली अधिसूचना रद्द करने वाले राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले को कल रद्द कर दिया। इसके साथ ही नामांकन के लिए नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही चुनाव प्रक्रिया के लिए नई तारीखों के ऐलान का भी आदेश दिया है। बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने तारीख बढ़ाने की मांग की थी। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। राज्य में 1 से 5 मई के बीच 3 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। रीशेड्यूलिंग का मतलब क्या ये हो गया कि आज तक जो पंचायत चुनाव की जो तय तरीके ये लोग शुरू किया था ये सारे को ये ने नकारा। लेकिन फिर भी मेरा आशंका ये है कि रीशेड्यूलिंग होना मतलब ये नहीं कि बंगाल में दहशतगर्द बंद हो जाएगी। Election Commission will consult with will give a hearing to all political parties, and thereafter the filing of nomination papers be extended for 1 day only. The single bench comes up with a clear-cut verdict about postponing and announcing new dates of the elections. So it's not happening on the 1, 3rd and the 5th. And also the fact that free and fair polls need to be ensured by the Election Commission, and new dates, a new set of dates for nomination needs to be announced. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिविल सेवा दिवस समापन समारोह को शाम 4 बजे संबोधित करेंगे। इस मौके पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार भी देंगे। पुरस्कार तय कार्यक्रमों और इनोवेशन को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए दिए जाएंगे। 4 प्राथमिक कार्यक्रमों को पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना, प्रधानमंत्री आवास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शामिल है। इसके अलावा केंद्र और राज्य के संगठनों के लिए नवोन्मेष के लिए पुरस्कार हैं। इस साल 4 निर्धारित कार्यक्रमों के लिए 11 पुरस्कार दिए जाएंगे, जबकि नवोन्मेष के लिए केंद्र या राज्य या जिलों के संगठनों को
2 पुरस्कार मिलेंगे। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सिविल सर्विस दिवस पर बधाई दी है। और इससे पहले कल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में सिविल सेवा दिवस के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम लोगों की भागीदारी को बढ़ाकर सरकारी योजनाओं की कामयाबी को बढ़ाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रशासनिक ढांचे की दक्षता को ईमानदारी से आंकने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि कानूनों को बनाने के साथ उनके सही अमल पर ज्यादा जोर होना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को 12वें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सिविल सेवा अधिकारियों से कहा कि सरकार की सफलता का दारोमदार नीतियों को लागू करने वाले अधिकारियों पर होता है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रशासनिक ढांचे की क्षमता बढ़ाने के लिए ईमानदार आकलन होना जरूरी है। Unless people are involved in these schemes, you will never be able to succeed. For involving the people, you have to educate the people. You have to clear their doubts. You have to guide them. And you have to involve them. There has to be transparency and accountability. Then only people also will start taking part in this. The civil services has to reorient their approach to look upon themselves as the catalysts of change, as facilitators of change, as inspirational leaders for the aspirational India. So there is no dearth of schemes, there is no dearth of mandate, there is no dearth of leadership. What is required is move forward. But the change cannot happen overnight unless there is a collective effort by all of us and particularly the civil services. उपराष्ट्रपति ने कहा कि नौकरशाहों को नई तकनीकों और नए प्रयोगों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे जनता तक योजनाओं का फायदा तेजी से पहुंचे। उन्होंने कानून और नियमों को सही तरह से अमली जामा पहनाने पर जोर दिया। Mere getting a new bill is not going to suffice. Bringing as many bills along with the bill, the politicians need to have a political will, and you need to have an administrative skill, and then go for a kill of the social evil. Then only it will succeed. It's not possible without the government's political will. I do agree. We had a Nirbhaya Act. We had so many acts. But what is happening? We have a SC/ST Act. We have a Dowry Act. What is happening? So you have to change the mindset. And you have to change the attitude of the people. And you have to motivate. And the law also must take its own course. That is what is required. उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश की व्यवस्था को गति देने के लिए नोटबंदी से लेकर जीएसटी जैसे कदम उठाए गए, जिनका दूरगामी असर दिख रहा है। 2 दिनों के दौरान कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों के लिए बनी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा होगी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए बीजिंग रवाना हो गई हैं। चीनी विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता हुआ चुंगयिंग के मुताबिक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की यात्रा से दोनों देशों के बीच राजनीतिक विश्वास और बढ़ेगा। उत्तर कोरिया अब और परमाणु या अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण नहीं करेगा। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने इस बात का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने परमाणु परीक्षण साइट बंद करने की भी बात कही है। उत्तर कोरिया के इस कदम को कोरियाई प्रायद्वीप में काफी अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। किम जोंग उन का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में वो दक्षिण कोरियाई नेता मून इन से मिले हैं। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रस्तावित वार्ता से पहले आए इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि उत्तर कोरिया सभी परमाणु परीक्षणों और एक बड़ी टेस्ट साइट को बंद करने के लिए तैयार हो गया है। ये उत्तर कोरिया और दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। और अब आखिर में हेडलाइंस। 12 साल तक के बच्चों से दुष्कर्म पर हो सकती है मौत की सजा। कैबिनेट बैठक में आज अध्यादेश लाने पर हो सकता है विचार। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा था पॉक्सो कानून में संशोधन को तैयार सरकार। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की जरूरत। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा केंद्र और राज्य सरकारें कर रही हैं विचार। विश्व स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते आम लोगों को राहत देने की सरकार की कोशिश। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस को बताया राजनीतिक हथकंडा। कहा जजों को डराने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस समेत 7 विपक्षी पार्टियों ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपा था नोटिस।
राष्ट्रमंडल घोषणा पत्र में साइबर सुरक्षा को लेकर कार्रवाई करने पर बनी सहमति। 2020 तक साइबर सुरक्षा ढांचे और प्रतिक्रिया तंत्र की मजबूती पर मिलकर करेंगे काम। बर्लिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा। और अब और मिसाइल परीक्षण नहीं करेगा उत्तर कोरिया। शासक किम जोंग उन का ऐलान, तत्काल प्रभाव से परमाणु परीक्षण साइट बंद करने की कही बात। अमेरिका ने कहा दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए विशेष में महाभियोग। नमस्कार।